बीजेपी के निशाने पर भी आप हैं, कांग्रेस के निशाने पर भी आप हैं, आपके निशाने पर कौन है? मेरा निशाना सिर्फ एक है, कृषि के 3 काले कानून खत्म। वो किसानों के अगर साथ है तो उसको मेरी ख्याल मेरा समर्थन करना चाहिए। मुख्यमंत्री के तो 500 लट्ठों वाले तैयार होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन किसानों के लट्ठों वाले उसके लिए तैयार खड़े हैं। तेरे लट्ठ तो पता नहीं कब तैयार होंगे, हमारे वाले काले झंडे तेरे लिए लट्ठों के साथ तैयार है। कहीं आपका तो फिक्सिंग नहीं है बीजेपी के साथ, इसलिए नहीं वो आ रहे हैं? मैं कोई भी चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा और बीजेपी का कभी समझौता हो जाएगा। आपके सामने जो दो हैं वो कभी आपके चेले हुआ करते थे, जब आपकी सरकार थी तो आपके साथ थे। आज आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे, आपको हराएंगे। अगर उनमें हिम्मत है तो एक दिन बिना फोर्स के गांव का दौरा कर दे। इन दोनों पार्टियों ने टिकटें पैसों से बेची है। गोविंद कांडा क्यों? आपको क्या लगता है, ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी? जिसको आप ये कहते थे कि गीति का शर्मा हम शर्मिंदा हैं, तेरे हत्यारे अभी जिंदा है। अब ये हत्यारे जो दूध के दुलगे क्या है। दुष्यंत और दिग्विजय दोनों तख्तियां लेकर के जुलूस निकाला करते थे, अब स्टेज शेयर करते हैं। उनसे पूछो श्री, तुम्हें अब शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? मैं राजनीति छोड़ सकता हूं, लेकिन ऐसे गंदे लोगों के साथ कभी भी नहीं जाऊंगा जिंदगी में। अभय सिंह ने अपनी राजनीति के लिए ऐसा किया था कि वो कानून तो वापस हुए नहीं, और कुछ लोगों में भी चर्चा है कि जब कानून वापस नहीं हुए तो अभय सिंह दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? उनको भी इस्तीफे दे देने चाहिए थे, उनकी भी राजनीति चमक जाती। अभय सिंह जो है वो काफी समय से कह रहे हैं कि हमारी सत्ता आएगी, हमारा राज आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। अब इन दोनों पार्टियों को इस बात का डर सता रहा है कि अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत कुछ है। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला एलनाबाद का चुनाव है और हम इस वक्त अभय सिंह चौटाला जी के पास हैं। और आपको पता है कि यहां पर बाय इलेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला यहां से विधायक थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था और अब इस वक्त चुनाव प्रचार फुल जोरों पर है। चौटाला साहब, आज हम सुन रहे थे, आज बीजेपी जेजेपी की पहली जनसभा थी, एक बड़ी जनसभा। इससे पहले तो आए नहीं बीजेपी वाले भी और जेजेपी वाले भी नजर नहीं आ रहे। तो आज मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के निशाने पर भी आप हैं, कांग्रेस के निशाने पर भी आप हैं, आपके निशाने पर कौन है? ना तो मेरे निशाने पे बीजेपी, ना मेरे निशाने पे जेजेपी। मेरा निशाना सिर्फ एक है, कृषि के 3 काले कानून खत्म हो और नए सिरे से एमएसपी का कानून बने और किसान इज्जत के साथ अपनी घर की वापसी करे। सरकार ने जिस ढंग से प्रताड़ित किया है, जिस ढंग से सरकार ने किसानों को मरने पे मजबूर किया है, उसके लिए सरकार माफी मांगे। मेरा निशाना सिर्फ ये है, मेरा टारगेट सिर्फ एक है। आपने बेशक उन कानूनों को लेकर इस्तीफा दिया था, लेकिन आज जो सत्ता में बैठी पार्टियां वो कहती हैं कि अभय सिंह ने अपनी राजनीति के लिए ऐसा किया था कि वो कानून तो वापस हुए नहीं, और कुछ लोगों में भी चर्चा है कि जब कानून वापस नहीं हुए तो अभय सिंह दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने राजनीति चमकाने के लिए किया, तो मैं तो एक एमएलए था, कांग्रेस के 31 थे, उनको भी राजनीति चमकानी चाहिए थी, सबने इस्तीफा देना चाहिए था। जेजेपी के बहुत सारे एमएलए थे जो किसानों की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे हम किसानों के साथ हैं, हम चाहते हैं कि किसान जो है कृषि के 3 काले कानून खत्म हो। यहाँ तक भी विधानसभा में बोले, बार बोलते रहे, उनको भी इस्तीफे दे देने चाहिए थे, उनकी भी राजनीति चमक जाती।
राजनीति चमकाने के लिए कोई इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा मैंने दिया था किसान आंदोलन मजबूत हो, किसान की मांग को माना जाए, इसके लिए। जहाँ तक चुनाव का सवाल है लड़ने का, मैंने इस्तीफा दिया था तब भी अपने हल्के के लोगों से पूछ करके दिया था। उन्होंने ही मुझे इस बात के लिए कहा था, और विशेष रूप से जो किसान मोर्चा के नेता थे उन्होंने ये कहा था कि जो कोई भी हमारे बीच में इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो पहले अपने पद से इस्तीफा दें। ठीक बात। और मुझे स्वयं किसान मोर्चा के नेता मिले, उन्होंने मेरे सामने ये बात रखी कि आज अगर चौधरी देवीलाल होते तो 1 मिनट नहीं लगाते। मैंने कहा मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल का खून है और मैं हर हालत में हल्के के लोगों से एक बार मिल के आता हूँ और फिर कोई बड़ा फैसला लूँगा। ठीक है। मैंने हल्के के लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि इस बड़े फैसले में आपको देरी नहीं करनी चाहिए, ये तुरंत फैसला ले लेना चाहिए। मैंने अपने हल्के के गांव में बैठ करके ठीक है, लोगों के बीच में अपने रेजिग्नेशन पे साइन करके और मेल करवाया था स्पीकर को। ठीक है। और उसके बाद स्पीकर ने मेरा वो मेल पढ़े, बजाय उसके ये कह दिया कि मेरे पास कोई मेल नहीं आई। तो फिर मैंने कहा कि अगर दोबारा मैं इसके पास लिख करके भेजूंगा तो फिर ये कोई ना कोई इस तरह की बात कहेंगे, इसलिए सब हम 27 तारीख को जा करके इस्तीफा दे करके आया था। तब भी आप जैसे साथियों ने मुझे पूछा था कि अभय सिंह जी अगर कल को बाई इलेक्शन होगा तो क्या करोगे। हाँ। मैंने उनसे बहुत खुल के कहा, मैं बोला हल्के के लोग जो फैसला करेंगे मैं उसको स्वीकार करूँगा। अगर वो मेरी कोई जिम्मेवारी लगाएंगे तो मैं उसको निभाऊंगा, अगर वो किसी और के लिए कहेंगे तो मैं उनके साथ रहूँगा। जो फैसला वो करेंगे उनका फैसला मुझे मंजूर होगा। ठीक है। अब भी 10,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए। ठीक है। और उन्होंने चौटाला साहब को बुलाया और बुला करके कहा कि चौटाला साहब अब की बार आप अपनी मर्जी से अपनी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं दे सकते। ठीक है। अभय सिंह ने हमारे से पूछ के इस्तीफा दिया है और हम अभय सिंह को ही यहाँ से दोबारा अपना विधायक बनाना चाहते हैं। ठीक है। इसलिए आपसे मांग करते हैं कि आप अपनी पार्टी का टिकट हमारे कहने से अभय सिंह चौटाला को दें, ताकि हम एक बार फिर जो कृषि के 3 काले कानून बने हैं ठीक है, इनको सबक सिखाएं, उनको बताएं कि हम आज भी उसी तरह से उन काले कानूनों के खिलाफ खड़े हैं। अगर किसान मोर्चा वालों ने आपसे कहा था कि कोई तो पहल करे, कोई इस्तीफा दे, और आपने दिया, तो अभी किसान मोर्चा वाले आपके साथ क्यों नहीं है? क्यों गुरनाम सिंह चनूनी कहते हैं कि आपको नहीं लड़ना चाहिए, आपको बहिष्कार कर देना चाहिए, हम मैदान में उतरते, अभय सिंह हमारा साथ देते? आप उनसे जाकर के दोबारा पूछ लो कि अब आप अपने स्टैंड पे कायम हो या आपने अपना स्टैंड बदल लिया। किसान मोर्चे का ये नहीं था कि अभय सिंह वहाँ से चुनाव क्यों लड़े या नहीं लड़ना चाहिए। अगर वो कहते तो मैं हर हालत में अपने आप को विड्रा कर लेता उसी टाइम। लेकिन अब चनूनी किसकी मदद करना चाहता है आप उससे पूछे जा करके, वो बताएगा कि मैं किसके साथ हूँ। वो किसानों के अगर साथ है तो उसको मेरी ख्याल मेरा समर्थन करना चाहिए। अगर वो किसानों के साथ नहीं है तो फिर वो जिसका मर्जी नाम ले। इस वक्त अगर हम देखें तो चुनाव बहुत ठंडा है। हमने बड़ौदा का बाई इलेक्शन भी देखा कि जिस दिन से डिक्लेयर हुआ इतनी गहमा गहमी, सरकार पूरी वहां पर जुट गई थी, लेकिन अभी तक यहां नजर नहीं आ रही है सरकार। सिर्फ आज एक जनसभा हुई है। इसके पीछे आपको क्या लगता है? ना तो कांग्रेस के बड़े नेता और ना सरकार के बड़े नेता। सरकार डरी हुई है। सरकार के नेताओं को इस बात का डर सता रहा है कि अगर तुम कहीं जाओगे तो बहुत बड़े लोगों का विरोध का सामना करना पड़ेगा। यहाँ जिस दिन पहले दिन से बीजेपी के लोगों ने जाके अपना नॉमिनेशन फाइल किया, उस दिन से लेकर के आज तक लगातार उनका विरोध हो रहा है। विरोध भी कर रहे हैं किसान, जहाँ विरोध कर रहे हैं वो किसान को दबाने के लिए उनके खिलाफ FIR लॉन्च कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री को तो विशेष रूप से इस बात का डर है कि उसने कहा था कि हर जिले में 500 लट्ठों वाले तैयार कर लो। मुख्यमंत्री के तो 500 लट्ठों वाले तैयार होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन किसानों के लट्ठों वाले उसके लिए तैयार खड़े हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं किस दिन मुख्यमंत्री आए और किस दिन हम मुख्यमंत्री को जाकर के बताएं कि तेरे लट्ठ तो पता नहीं कब तैयार होंगे, हमारे वाले काले झंडे तेरे लिए लट्ठों के साथ तैयार है। कहीं आपका तो फिक्सिंग नहीं है बीजेपी के साथ, इसलिए नहीं वो आ रहे हैं कि उन्होंने कि आपको जताना है? आपने बड़ी अजीब बात पूछ ली कि आपका बीजेपी के साथ फिक्सिंग तो नहीं है। मैं कोई भी चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा और बीजेपी का कभी समझौता हो जाएगा। ये भूल जाओ आप। मैं राजनीति
छोड़ सकता हूँ, लेकिन ऐसे गंदे लोगों के साथ कभी भी नहीं जाऊंगा जिंदगी में। आपके सामने जो दो हैं वो कभी आपके चेले हुआ करते थे, जब आपकी सरकार थी तो आपके साथ थे। आज आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे, आपको हराएंगे। वो तो लोगों ने फैसला करना है। 30 तारीख को वोट डलेंगे, 2 को नतीजा आएगा, लोग फैसला करेंगे कौन जीतेगा। ये कोई मेरे कहने से कि भी मैं इतने वोटों से जीत जाऊंगा तो नहीं जीत सकता। और कोई वो जा करके ये कहे कि हम इतने इतने वोटों से जीत जाएंगे, तो उनको एक बात पूछो आप कि बिना फोर्स जाओ ना आपके गांव में, ये किस लिए इतनी बड़ी फोर्स साथ ले रखी है। हाँ। कितना बड़ा लोगों में अंत तक फैलाने की तुम एक कोशिश कर रहे हो, डराने की कोशिश कर रहे हो। तुम इतने बड़े फनेखा हो, तुम अपने आप को इतना बड़ा ताकतवर मानते हो, अपने आप को समाज सेवी कहते हो, तो फिर जाओ बिना फोर्स के लोगों के बीच में। जो समाज की सेवा करने वाले लोग होते हैं उनको सिक्योरिटी की जरूरत होती है क्या? होती है जरूरत। कभी आपने देखा है? बहुत सारे समाज सेवी आपसे मिले होंगे, बहुत सारे आपने देखे होंगे। यहाँ तो समाज सेवी बिना फोर्स के अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप इनको समाज सेवी कहोगे या कुछ और इनका नाम दोगे? अगर उनमें हिम्मत है तो एक दिन बिना फोर्स के गांव का दौरा कर दे, मैं मान जाऊंगा कि इन लोगों की भी समाज में कहीं पहचान है बेचारों की। कोई सही बीजेपी के ये जो गोविंद कांडा और गोपाल कांडा नहीं, कोई बीजेपी का नेता जो अपने आप को ये कहता है कि मैं पब्लिक का आदमी हूँ, जेजेपी का कोई नेता जो अपने आप को बहुत बड़बोले बोलने आते हैं जिनको, ये बिना किसी पुलिस फोर्स के बिना एक दिन गांव का कार्यक्रम करके दिखाए कि भाई देखो हमारी समाज में कितनी बड़ी पहचान है, उस दिन आपको पता लगेगा कि समाज में किसकी पहचान है। बाई इलेक्शन में सरकार पूरा जोर लगाती है और ऐसा लगता है कि सत्ता मतलब मुकाबले में होती है, लेकिन इस बार सत्ता में 2 पार्टियां, दोनों पार्टियों से कोई उम्मीदवार नहीं आया है। कोई उम्मीदवार बाहर से आता है और एकदम हायर करके उसको उतार दिया जाता है। ऐसा ही कांग्रेस करती है कि कांग्रेस अपने दावेदारों को नहीं, जो बीजेपी से 2 बार आपके सामने पहले चुनाव लड़ चुके वो कांग्रेस में आते हैं थोड़े दिन पहले ही और वो टिकट ले जाते हैं। इस कल्चर को आप कैसे देखते हैं? ये तो राजनीति नहीं है। राजनीतिक पार्टियां तो जरा ये तो खास करके नेशनल पार्टी हैं जिनके पास उम्मीदवार भी अपने नहीं है, जो उम्मीदवार भी बाहर से ला करके 1 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करा के 10 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करा के अगर उम्मीदवार बनाते हैं तो फिर आप उनको कैसे कह सकते हो कि वो चुनाव जीत सकते हैं? जो नेशनल पार्टी, ये हाल नेशनल पार्टियों का मेरे सामने पहली बार नहीं हुआ। रोडी का बाई इलेक्शन था मेरा, उस वक्त भी नेशनल पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे, बीजेपी ने भी उतारा और जेजेपी ने भी उतारा था। ठीक है, दोनों ने उतारा, इन्हें जेजेपी क्या, इन्हें आपके कांग्रेस वाला ने। उस वक्त मुझे 98% वोट मिला था अकेले को। मेरे सामने लड़ने वाली दोनों पार्टियों के 2% से कम वोट थे। और अब जो हालत है, अब फिर वही हालत है यहाँ। मेरे सामने फिर दोनों नेशनल पार्टियां लड़ रही है, लेकिन नेशनल पार्टियों की हालत ऐसी है कि उनके पास कोई ऐसी छवि का व्यक्ति नहीं था जिससे वो टिकट दे करके अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना करके उतारते, जो उनकी पार्टी का कहीं वफादार रहा हो। इन दोनों पार्टियों ने टिकटें पैसों से बेची है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभय सिंह जो है वो काफी समय से कह रहे हैं कि हमारी सत्ता आएगी, हमारा राज आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। अभय सिंह बनेंगे तो वो अकेले हैं, जैसे पहले भी अकेले थे, तो हमारे कई काम अटके पड़े हैं, तो हम सरकार के साथ जाएंगे तो हमारे काम हो जाएंगे। चौधरी देवीलाल भी अकेले थे, उनके साथ भी कोई नेता नहीं थे, हमेशा अकेले लड़ाई लड़ी, देश के ऊपर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। अभय सिंह अकेला भी नहीं है, अभय सिंह के साथ चौधरी देवीलाल का नाम है, और उसके इलावा अभय सिंह के साथ हरियाणा प्रदेश के लाखों लोग हैं। आपने जींद में देखा होगा किस तरह से लोग जींद में चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे इकट्ठा हुए थे। अब इन दोनों पार्टियों को इस बात का डर सता रहा है कि अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत कुछ है, आने वाला कल इसी का है, इसलिए दोनों इस डर से लगे हुए।
बीजेपी और जेजेपी दोनों विरोध करते थे जब गोपाल कांडा पर आरोप लगे थे, उनका जो मामला सामने आया था, बहुत कुछ इनके बारे में बोलते थे। आज बीजेपी के भी नेता और जेजेपी के नेता स्टेज शेयर करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। गोविंद कांडा क्यों, आपको क्या लगता है, ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी कि गोविंद कांडा को मैदान में उतारा गया, जिनके बारे में वो पहले इतना बोलते थे? इस बात का जवाब तो आप चीफ मिनिस्टर से मांगो या उससे मांगो, धनखड़ से, वो देंगे जवाब। कि जिसको आप ये कहते थे कि गीतिका शर्मा हम शर्मिंदा हैं, तेरे हत्यारे अभी जिंदा है, अब ये हत्यारे जो दूध के धुल गए क्या, ये बात ये जेजेपी वाले भी कहते थे, इनका भी यही नारा था। दुष्यंत और दिग्विजय दोनों तख्तियां लेकर के जुलूस निकाला करते थे, अब स्टेज शेयर करते हैं। उनसे पूछो श्री, तुम्हें अब शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? तब तो तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, तब तो तुम कहते थे भी हमें इस बात की शर्मिंदगी है। अब इनके साथ शेयर करते हो स्टेज, तब तुम्हें कोई शर्म नहीं है, थोड़ी बहुत भी है नहीं है। इसका मतलब तुम भी इसी कैटेगरी के लोग हो। इसका मतलब तो ये हो गया कि इनको भी, ये भी इसी कैटेगरी में आकर के खड़े हो गए बेचारे। पिछली बार 12,000 के करीब आपका मार्जिन था, आपने जीत हासिल की। इस बार आपको क्या लग रहा है, जो दोनों कैंडिडेट आपके सामने? मेरे पिछली बार 57,000 वोट थे, अब कल मेरे 77,000 से ज़्यादा वोट आएंगे। थैंक यू सो मच अभय जी, आपने हमारे साथ बात की और आपने सुना, इस पूरे इंटरव्यू को आपने सुना है। इस पर अब आपने अपनी राय देनी है। अभी चुनाव और गर्म होगा जैसे जैसे और नेता आएंगे, क्योंकि अभी तक जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं उनके नेता मैदान में नहीं उतरे हैं और ना ही कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता जो हैं वो मैदान में उतरेंगे। अभी चुनाव थोड़ा और गर्म होगा, लेकिन इस बातचीत पर आपने अपनी राय जो है वो जरूर देनी है। इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि तमाम लोग जिनकी नजरें इस चुनाव पर बनी हुई हैं वो भी अपनी राय दे सके। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट एलनाबाद बाई इलेक्शन की आप तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।